Hi everyone, I welcome you all to this online lecture series of PPT first year. Today's topic will be nutrition. So, जब भी हम nutrition की बात करते हैं, nutrition usually it is defined as the utilization of food by living organisms. और ह्यूमन बींग्स की बात करें वैसे तो सभी में न्यूट्रिशन होता है, वेदर इट बी प्लांट, वेदर इट बी एनिमल, वेदर इट बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट ह्यूमन न्यूट्रिशन में अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो तीन कैटेगरीज हैं. आइडियल न्यूट्रिशन जिसकी जरूरत सभी सभी को है. अगर हम एक बैलेंस्ड मील की बात करते हैं जिसमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो उसकी जरूरत सभी इंडिविजुअल को है. सो आइडियल न्यूट्रिशन इज रेलिवेंट टू all the individuals. If we talk about undernutrition, so it is major issue in developing countries like India, like Sri Lanka, like Bangladesh. बहुत सारी जो developing countries हैं यहाँ पे काफी सारी generation, काफी सारी population ऐसी है कि जो कि आपकी under nourished है. So जैसे आपके protein energy malnutrition आ गया इसमें, आपके kwashiorkor आ गया, तो बहुत सारे जो आपके population है उसको ये दिक्कत है kwashiorkor और मेरिस्मस की. All right, and overnutrition in the developing countries like US, like UK, जितनी भी developing countries हैं यहाँ पर overnourished है, that leads to the obesity. Okay, so first of all we need to understand that हमें energy के लिए nutrition चाहिए. Okay, so whenever we are eating food, food is the fuel source for our body. फ्यूल जब हमें मिलता है तो वो किस फॉर्म में मिलता है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अगर हम पूरी थाली की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें लिपिड्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है. So all these proteins, all these carbohydrates, all these lipids, they gets digested, and after digestion they are absorbed into the blood. Digestion के बाद ये कहाँ जाएंगे? Absorbed into the blood. और ब्लड में एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पर चले जाएंगे? सेल के पास चले जाएंगे. वहां पर इनका ब्रेकडाउन होगा और इनसे जो एनर्जी निकलेगी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा. अब वो ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP. That will be in the form of ATP, and this energy will be supporting the vital functions of the body. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है, प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम दे रहा है, फैट ज्यादा दे रहा है, और सारे मिलके ये क्या बना रहे हैं? हमारी ATP सिंथेसाइज कर रहे हैं. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, हमें कैसे पता चलेगा कि फूड में कितनी एनर्जी है? सो एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द हीट that is released by the total combustion of food in a calorimeter. हम क्या करते हैं? एक बॉम्ब कैलोरीमीटर लेते हैं और उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम उस फूड को बर्न करते हैं, एंड फिर हम देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ पर्टिकुलर फूड बर्निंग से कितनी कैलोरीज एनर्जी निकली. ओके, लेकिन जब हम उसी फूड को खाते हैं, अगर आप एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 4.1 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी ये लिबरेट करता है या देता है आपको, आपकी बॉडी में सिर्फ 4 कैलोरीज ही मिलेंगी. इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. वो जो यूटिलाइज हो जाती है नॉर्मल बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए, बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. ऑल राइट, तो इसीलिए आपकी बॉडी में जो एनर्जी देगा वो फूड वो थोड़ी सी कम देगा. इन केस ऑफ फैट द एनर्जी values in the body is 9 calories per gram. प्रोटीन अगर नॉर्मली 5.4 कैलोरीज देता है, बॉडी में ये 4 हो जाती है. ठीक है, अब लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगे हैं, तो अल्कोहल से भी कैलकुलेट की गई है कि 1 ग्राम अल्कोहल कितनी एनर्जी देता है? यूजुअली 7.1 देता है, बट आपकी बॉडी में ये 7 कैलोरीज हो जाती है. व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी इज अ यूनिट of heat and a unit of energy. So calorie and joules, they are the unit of energy. All right.
So now we will understand the respiratory quotient of the foodstuff. जब हम respiratory quotient की बात करते हैं, ये है volume of CO2 produced to the volume of O2 utilized. जो भी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ पर चला गया? वो सेल पर चला गया, ठीक है। अब सेल में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, और आफ्टर यूटिलाइजेशन जो आपका फूड है वो एटीपी देगा। अब हम पर्टिकुलर फूड की हम रेस्पिरेटरी क्वोशंट जब चेक करते हैं तो हम एक रेशो निकालते हैं, जिसमें रेशो क्या है? कितना CO2 निकला, क्योंकि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से जो CO2 निकला है यूजुअली क्रेब्स साइकिल से निकलता है, हम सभी जानते हैं, 11th 12th में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो CO2 लिबरेट हुआ बेटा, ये आपका मेजर करते हैं रेशियो CO2 produced to volume of O2 utilized in the oxidation of foodstuff. कार्बोहाइड्रेट completely ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए इसका 1 है, और फैट्स का थोड़ा सा लोअर है, ठीक है, इसका 0.7 है। एग्जाम्पल ट्राइस्टीरिन, क्योंकि इसके पास में खुद का लो है ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। और वेरिएबल कॉम्पोजिशन प्रोटीन की है, प्रोटीन को मेजर नहीं किया जाता क्योंकि प्रोटीन में अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड है, तो प्रोटीन को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट आता है 0.8। मोर ओवर मिक्स्ड डाइट का रेस्पिरेटरी क्वोशंट है 0.8। ओके, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बींग्स को एनर्जी की जरूरत क्यों है। वैसे बहुत ज्यादा ये आपका मेल शोविनिस्टिक हो गया कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन मैन, बिकॉज फीमेल्स भी तो यूटिलाइज करती है ना एनर्जी। चलो कोई बात नहीं, तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, बराबरी के लिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स एनर्जी क्यों कंज्यूम करता है? 3 प्रोसेसेस के लिए। सबसे पहला, टू मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दूसरा स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, और तीसरा फिजिकल एक्टिविटीज में। और इसके अलावा ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग अर्ली डेज, जो कि चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा एडिशनल एनर्जी चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए फीमेल को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और लैक्टेशन के टाइम भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब आज हम सिर्फ कवर करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन और फिजिकल एक्टिविटी अगली वीडियो में कवर होगी। सो जब हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। और ये कब होता है? जब आपकी बॉडी पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में है। दैट मीन जब आपने लास्ट मील ली उसके 12 घंटे तक पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में आपकी बॉडी रहती है, उस वक्त जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम एनर्जी किस लिए चाहिए? क्योंकि रेस्ट में भी, रेस्ट के टाइम पे भी आपकी बॉडी बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करती है। आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपकी नर्व इंपल्स चल रही है, किडनी आपका रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, गट मोटिलिटी कर रहा है, आपके सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप चल रहे हैं। तो छोटे छोटे प्रोसेसेस के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए। कब चाहिए? जब हमारी बॉडी फिजिकल और मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रेस्ट में है। ओके, नाउ अब हम बीएमआर को मेजर कैसे करेंगे? अब बीएमआर को हम मेजर कर सकते हैं 2 तरीकों से, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट वाइडली यूज तरीका है वो है बेनेडिक्ट एंड रॉथ का। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट डिवाइस, ठीक है। हम इसके लिए पेशेंट को तैयार करते हैं, एक कमरे में रखते हैं, चेम्बर इंसुलेटेड होता है, और उसमें हीट प्रोड्यूस्ड को हम मैनेज करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। और एक छोटा सा क्यूबिकल में एक छोटी सी एंट्रेंस होती है, वहां से हम सारे फूड प्रोडक्ट्स उसको सप्लाई करेंगे। किसको? जो सब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो बेनेडिक्ट रॉथ मेथड से हम मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट की अगर बात करें, द पेशेंट शुड बी अवेक एट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट एंड इन अ पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट एंड इन अ कंफर्टेबल सराउंडिंग। उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए कि पंखा चलाए,
हीट डिसिपिएट होगी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम फूड स्टफ्स की जो एनर्जी है वो हीट से ही मेजर कर रहे हैं। ओके, सो बाय बेनेडिक्ट एंड रॉट मेथड the volume of O2 consumed is recorded on a graph paper by the subject for a period of 2 to 6 minutes under basal conditions. Okay, इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है. Let us suppose that the volume of O2 consumed is A liters for 6 minutes. Then the standard calorific value of O2 consumed is 4.825. Heat produced for 1 hour is heat produced for this much amount is it's 4.825 into A, क्योंकि A लीटर था और 1 घंटे में कितना आया 10. ठीक है, 6 मिनट में A ये था ना, into 6 4.825. ठीक है, 6 मिनट में A लीटर था तो ये आ जाएगा 4.825A. ये किसके लिए आएगा? 6 मिनट्स के लिए. और 1 घंटे के लिए 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो ये आ जाएगा 4.825 into 10. So these are the certain methods जिससे हम BMR को मेजर कर सकते हैं. अब इसकी यूनिट्स की बात करेंगे. So BMR is expressed as calories per square meter of the body surface area per hour. नॉर्मल वैल्यू है 35 to 38 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर. और एडल्ट वुमेन का जो होना चाहिए वैल्यू, ये मेल की थी 35 से 38 और फीमेल की है 32 से 35 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर. एंड नॉर्मली 15% से 20% का जो वैल्यू है उसको हम नॉर्मल मानते हैं. पर कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो पर डे के हिसाब से भी निकालते हैं और एडल्ट के लिए 1600 कैलोरी पर डे कहते हैं. ठीक है, ओल्ड रेफरेंस है. ठीक है, न्यू आप देख सकते हैं WHO की वेबसाइट पर. और वुमेन के लिए 1400 कैलोरी पर डे के हिसाब से है. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो BMR को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया. So this BMR is directly proportional to the surface area. Surface area is related to weight and height. तो जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा हाइट होगा, उतना ज्यादा BMR भी होगा. मेन का सेक्स पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है. मेन का हायर होता है कम से कम 5% वेमेन से. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल मास मेन में ज्यादा होता है. ओके, एज, इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन विद लीन मसल मास, जितना ज्यादा BMR है उनका वो ज्यादा रहता है. इन्फेंट्स में भी, ग्रोइंग चिल्ड्रन में भी. जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं हमारा BMR डिक्रीज हो जाता है. कितना डिक्रीज होता है? पर डिकेड 10 साल में 2% हमारा BMR डिक्रीज होता है. अब हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी की. BMR इज इंक्रीज्ड इन पर्सन विद रेगुलर एक्सरसाइज. जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका BMR अच्छा होता है. और हार्मोन्स जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में और इंक्रीज होता है BMR, और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो आपका BMR है वो डिक्रीज होता है. ओके, एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितना ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होगा BMR हायर होगा. इसीलिए जब ठंड पड़ती है हमें नट्स खाने का मन होता है. हमें हमें मन करता है हम ज्यादा से ज्यादा खाएं, मूंगफली खाएं, तली हुई चीजें खाएं. क्यों? क्योंकि उस वक्त BMR हमारा ज्यादा होता है. ओके, नाउ स्टार्वेशन में, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्टार्वेशन जितना एनर्जी इनटेक है इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप. उल्टा है. ओके, तो स्टार्वेशन में क्या होता है? कम से कम 50% रिपोर्ट की गई है कि रिडक्शन होती है BMR में. ठीक है, अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि देखो, ह्यूमन बीइंग्स बहुत स्पेशलाइज्ड क्रिएचर हैं और ये हर एक कंडीशन को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं. तो ये अडेप्टेशन है कि हमारी BMR भी डिक्रीज हो गई, तभी तो हमारी एनर्जी डिमांड्स भी डिक्रीज होंगी. जब हमारी एनर्जी डिमांड्स डिक्रीज होंगी तो तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे उस स्टार्वेशन वाली कंडीशन में. ओके, अगर किसी को फीवर है, फीवर में भी BMR इंक्रीज हो जाता है. एंड एलिवेशन बाय मोर देन 10% इज ऑब्जर्व फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन बॉडी टेम्परेचर. मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और 10% BMR इंक्रीज होगा. कब? बुखार में. ठीक है, अब एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई बुखार में, क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही है. नॉर्मल सीरम एंजाइम्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, ATP नहीं बन रही है. ठीक है, एंड देर आर सर्टेन डिजीज स्टेट्स जिसमें BMR एलिवेटेड होता है, जैसे ल्यूकीमिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया, कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन. ठीक है, तो इन सारी डिजीज में, एडिसन डिजीज, इनमें भी आपका BMR एलिवेट होता है.
अब कुछ रेशियल वेरिएशंस हैं, जैसे एस्किमो का हायर होता ही होता है ना। जो ओरिएंटल पीपल है उनका लगभग 10% कम होगा ऑफ एवरेज बीएमआर ऑफ अमेरिकन वुमेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in the next video. In case if there is any queries, आप क्वेरीज के लिए पूछ सकते हैं। अपना मेल आईडी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो। So you can mention your mail ID. Thank you so much. Thanks for watching.